हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को कवर किया, जिसमें हमने इस चैप्टर को लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज तक के टॉपिक को जो है कवर किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी धातु और अधातु जो है वो कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रीवियस क्लास 9 में एक टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमने नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होते हैं। मतलब उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, वैलेंस सेल होता है, उसमें वो स्टेबल सेल होता है उनका आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो इसके कारण जो जब चूँकि वो स्टेबल होता है, इसलिए जो है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम ये इसका कारण ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो उनकी टेंडेंसी है, ताकि वो अपने वैलेंस सेल को इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे ही हम जो है उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि जैसे कि हमारा सोडियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा जो है 281 है, यानी इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके एम सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम जो है अपनी स्टेबिलिटी को ऐसा एक स्टेबिलिटी का रूल दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा कि किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले सेल को छोड़कर, पहले सेल में अगर 2 हैं तभी वो स्टेबल है। किसी भी अगर आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं मिनिमम, तो वो जो एलिमेंट होगा वो स्टेबल होगा हमारा। ठीक है, तो सोडियम स्टेबिलिटी और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोडियम जो है इसके में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है गेन कर लेता है और ये कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि देखिए जो हमारा सोडियम है इसमें 11 इसका 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 एटॉमिक नंबर है मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तो ये लूज़ कर देता है, तो बच गए क्या हमारे पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 जो अब तो जो हमारा जो 11 हमारा 11 हमारा प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन से हमारा 10 प्रोटॉन कैंसिल हो गया, 1 प्रोटॉन हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। यानी सोडियम जो है हमारा एक सोडियम के एटम पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ एग्जांपल वो है क्लोरीन के। अब एग्जांपल क्या हम यहाँ पे समझते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया हमारा हो जाएगा 287। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको ये 8 कंप्लीट करने के लिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, किसी भी एलिमेंट से ले लेगा, मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लोरीन में क्या होता है, इसमें 17 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन ये जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब इसमें टोटल 70 प्रोटॉन्स हो गए और टोटल 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 70 प्रोटॉन से जो है हमारा 17 इलेक्ट्रॉन कट गया, बच गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे क्लोरीन पे जो है एक माइनस जो निगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरीन जो है वो हमारा क्या करता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ जो नॉर्मल जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स, उनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा सोडियम और क्लोरीन का जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है इसका दिया हुआ है यहाँ पर कि कैसे जो है उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है हमारा, सोडियम से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम दो 8 का ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दे रहा है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये दोनों आपस में जो मतलब जो सोडियम इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करके जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड में प्लस और माइनस, सोडियम का प्लस और क्लोरीन का माइनस निगेटिव चार्ज होने के कारण अपोजिटली चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के साथ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो और सोडियम क्लोराइड क्या है, जो हम अपने डेली लाइफ में जो कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं अपने फूड में, वो हमारा सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हमें नोट करना है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो अपोजिटली चार्ज आयंस के एग्रीगेट्स के रूप में जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी आयंस के एग्रीगेट्स के रूप में जो है वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। मैग्नीशियम जो है ये दूसरा एक सोडियम का से अगला जो एलिमेंट है वो हमारा मैग्नीशियम है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा 282 हो गया। तो ये भी जो है स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और तो अब इसके जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करने वाला कोई चाहिए ना। तो क्लोरीन जो है हमारा 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो एक क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेकिन मैग्नीशियम के पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक और क्लोरीन का दूसरा क्लोरीन का एटम आएगा और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। यानी एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। तो हम इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलकर जो है ये MgCl2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मतलब जो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनते हैं, जिसमें कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3.13, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड के जो है सैंपल्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमें इन सैंपल्स की फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें इन सारे सैंपल्स के एक स्मॉल अमाउंट को मेटल स्पैटुला में, तो स्पैटुला क्या होता है, हमारा स्पैटुला एक स्पून लाइक सब्सटेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे स्पैटुला का एग्जांपल है, उसमें हमें इस सैंपल को लेके उसे हीट करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें देखना है कि क्या जो ये सैंपल जो है हमारा, जिस सैंपल को हम लोग लिए हैं, क्या वो इस फ्लेम में कोई चेंज ला पा रहा है। उसके बाद से हीट करने के बाद जो हमें सब्सटेंस मिलेगा उसको हमें अलग अलग सैंपल्स में उसे डिजॉल्व करके देखना है, जैसे कि वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब में हमें ये जो हीट करने पर जो सब्सटेंस मिलेगा उसे हमें डिजॉल्व करके देखना है कि क्या वो उसमें सॉल्यूबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, उसकी कंडक्टिविटी भी चेक करने के लिए कि क्या जो ये मेटल्स की जो है साल्ट, जो मेटालिक साल्ट्स हैं उनकी क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। उसके लिए भी हमें एक सर्किट, जैसे कि ये सर्किट डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है इस फिगर में, वैसा हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो है इसके, तो इस इलेक्ट्रोड्स को हमें उस साल्ट सॉल्यूशन में जो है ऐसे इंसर्ट करके उसमें डुबा करके रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमें अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है कि हमें देखना है कि किस जो साल्ट्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाया हुआ, बैटरी, यहाँ पे बल्ब है, स्विच है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पे हमारा साल्ट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अब कुछ मेटल्स, कुछ आयनिक कंपाउंड जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दी हुई है, ठीक है। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 1686 केल्विन है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके फिजिकल जो स्टेट्स हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो फिजिकल नेचर, यानी जो सैंपल्स हैं सोडियम जो मेटालिक साल्ट्स हैं उनके फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स हैं जो उनके फिजिकल नेचर कैसे होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स तो जनरली जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और वो कुछ कठोर भी होते हैं क्योंकि उनके बीच जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। मतलब ब्रिटल होने का मतलब है कि अगर हम उन्हें हथौड़े से मारेंगे तो वो पीसेज में, स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे, या जब उन पर प्रेशर अप्लाई होगा तब भी वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब इन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो जनरली जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। थर्ड जो उसका फिजिकल नेचर है वो सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स यानी जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन दूसरे सॉल्युएंट्स जैसे कि हमारा केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में वे इनसॉल्युबल होते हैं। और फोर्थ पॉइंट की क्या वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं हमारे आयोनिक कंपाउंड, तो ठीक है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस प्रेजेंट होता है,
और आयंस के मूवमेंट के कारण ही कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए वे जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन वे सिर्फ लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में जो है वो उनमें आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब वो अपने मोल्टेन स्टेट में, मतलब जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और वो अपने लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में कह सकते हैं आप आ जाते हैं, तब उसमें चार्ज जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का अकरेंस या मेटल्स की उपस्थिति, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मेनली जो मेटल्स होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी हमारे अर्थ का, पृथ्वी का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, जैसे जनरल नॉलेज यहाँ पर जान लीजिए कि अर्थ जो होता है वो मेनली 3 लेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला जो और सबसे आउटर मोस्ट जो होता है हमारा वो होता है क्रस्ट, ठीक है। और उसके नीचे जो होता है हमारा मिडिल लेयर वो होता है हमारा मेंटल, और थर्ड लेयर जो होता है हमारा जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है हमारा कोर, ठीक है। तो मेनली जो क्रस्ट में ही जो है मेनली जो सारे मिनरल्स और मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। सी वाटर्स में भी जो है सॉल्युबल साल्ट्स के रूप में जो है सॉल्युबल साल्ट्स के रूप में, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब के भी रूप में जो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वैसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो कि नेचर में अर्थ क्रस्ट में जो कि नेचुरली अकर करते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर कोई एक स्पेसिफिक मिनरल कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ही मिल जाता है, जैसे कि हमारा कर्नाटक हो गया, तो कर्नाटक में कर्नाटक जो हमारा वो गोल्ड के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पर गोल्ड ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और तो मतलब ये हमें बता रहा है कि जहाँ पर जो मेटल जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर कोई पार्टिकुलर मेटल अगर ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो वो उसे हम प्रॉफिटेबली उन्हें उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उससे जो है हमें बहुत ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इन मिनरल्स को जिसे कि हम माइनिंग के द्वारा निकालते हैं उन्हें हम उनके ओर से बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल्स का उत्कर्षण कैसे होता है, ठीक है। तो हमने जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हम उस रिएक्टिव सीरीज वाले कंसेप्ट को लगाकर जो है मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब जो अगर रिएक्टिव सीरीज में हम देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है जो मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण किसी से भी कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बना लेते हैं। जबकि जो एकदम जो नीचे में जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एकदम लोअर पे जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होने के कारण वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, या ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे या फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे कि हमारा ये गोल्ड सिल्वर वगैरह हो गया, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेचर में जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कॉपर और सिल्वर होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में, मतलब अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में जो है ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप मोस्ट तो जो हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो हो गए, चूँकि ये रिएक्टिव सीरीज में टॉप मोस्ट पे पाए जाते हैं, तो ये जो है हमेशा जो है अपने कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के रूप में जो है नेचर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वैसे मेटल जो कि ये मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में प्रेजेंट होते हैं वे मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, वैसे जैसे वो मतलब वो ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम होते हैं, वो मध्य में होते हैं, ठीक है, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो अर्थ क्रस्ट में जो है मेनली जो है अपने ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के रूप में जो है पाए जाते हैं, उससे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यू विल फाइंड दैट द क्रस्ट mainly as oxide, sulfide और कार्बोनेट्स, यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। मतलब हम पाएंगे कि जो बहुत सारे मेटल्स हैं वो अपने ऑक्साइड के रूप में जो है प्रेजेंट होते हैं, अपने ऑक्साइड ओर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ही अबेंडेंट मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है अर्थ में या हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम रिएक्टिविटी के आधार पर कह सकते हैं कि दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मतलब रिएक्टिविटी के आधार पर हम मेटल्स को मेनली 3 रिएक्टिव में बांट सकते हैं, लो रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, ठीक है। लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, ठीक है। तो इसी के ये जो उसकी रिएक्टिविटी है, इसी टेक्निक के यूज़ से जो है हम मेटल्स को जो है उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो किस स्टेप से जो है किस प्रोसेस से उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ये एक चार्ट की मदद से हम समरी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए कोई भी ओर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर वो हाई रिएक्टिव मेटल है और मीडियम रिएक्टिव मेटल है और लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। ये यही तीन मेनली ग्रुप्स हैं। तो अगर वो हाई रिएक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, वो अपने कंबाइन स्टेट में होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा उसे मोल्टेन रूप में लाएंगे और फिर उससे जो है प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अगर वो मीडियम रिएक्टिव मेटल होगा तो वो क्या करेगा, या तो वो कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होगा या सल्फाइड ओर के रूप में प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई भी मेटल जो है अगर कार्बोनेट ओर के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसे कार्बोनेट को अलग करने के लिए जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है, और अगर सल्फाइड ओर के रूप में प्रेजेंट है तो रोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है यहाँ पे, कैल्सिनेशन को हम हिंदी में निस्तापन बोलते हैं और रोस्टिंग को हम भर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन मतलब वो होता है कि हम उसे जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस, रोस्टिंग में जो कैल्सिनेशन में जो हमारा जो है हम ऑक्सीजन या एयर के जो है अब्सेंस में जो है हम उसको हीट करते हैं, और रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हम उसे ऑक्सीजन के कैल्सिनेशन में हम ऑक्सीजन या एयर के अब्सेंस में जो है यानी उसकी अनुपस्थिति में उसको हीट करते हैं जो कंपाउंड है हमारा, जबकि रोस्टिंग में हम एयर के प्रेजेंस में उस कंपाउंड को हीट करते हैं। तो ऐसे हीट करने के बाद जो है हमें मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है, फिर मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से यानी उससे ऑक्सीजन को रिमूव करके हम प्योर मेटल को फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे मेटल जो कि बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं वो अपने सल्फाइड ओर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर से यहाँ पर रोस्टिंग उसका किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है उसे हीट किया जाता है और इससे हमें जो है प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। और फिर उस मेटल का हम मतलब प्योर मेटल हमें मिलता है, फिर उस मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा दिया, ये हमारा स्टेप्स था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, ठीक है। अब हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है, यानी ओर्स का इनरिचमेंट, तो मतलब ओर्स कहाँ पर किस मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जो ओर्स होते हैं वो हमारे अर्थ में से जो है मेनली जब उनको निकाला जाता है तो उनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा सॉइल हो गया, सैंड हो गया, यानी मिट्टी बालू, ये सब जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम गैंग्स बोलते हैं, ठीक है, धातु मल इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको उन मेटल से निकालना जो है बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन गैंग्स का जो ये गैंग्स और मतलब जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको निकालने के जो है अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उन पे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो उनके ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर, यानी जो प्योर ओर है हमारा और जो गैंग्स है उनके बीच जो है दोनों, क्योंकि चूँकि एक प्योर है एक इम्प्योर है तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस तो प्रेजेंट होगा ही, तो उसी के आधार पर जो हम उसको हम जो है अलग अलग उसका सेपरेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स जो है वो एकदम नीचे जो लिस्ट रिएक्टिव जो प्रेजेंट होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो जो ये जो मेटल जो कि लो रिएक्टिव होते हैं, यानी मेन हम उसे कह सकते हैं कि जो कि लगभग अनरिएक्टिव ही होते हैं, तो इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन करके जो है मतलब बस उन्हें हम हीट करके मेटल्स को प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिनाबार हो गया हमारा, HGS यानी मरकरी का जो सल्फाइड जो ओर है यहाँ पे उसे हम सिनाबार बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसे हम हीट करते हैं तो सबसे पहले जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है और फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के फर्दर रिडक्शन से यानी उससे ऑक्सीजन के रिमूवल से जो हम मर्करी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ये रिएक्शन भी दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2HGS + 3O2 उसको हीट करने पर हमें क्या मिलता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड 2HGO + 2SO2 और फर्दर जो यहाँ पे 2HGO मिला, इसे हम हीट करके इसका रिडक्शन करके ऑक्सीजन को इससे रिमूव करके जो है हम यहाँ पे प्योर मर्करी जो है प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जो है हम Cu2S का भी जो है उसका भी जो है हम इससे भी हम प्योर कॉपर को रिमूव करते हैं, इसका भी यहाँ पर जो है रिएक्शन इसी प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जो मिडल में प्रेजेंट होते हैं एक्टिविटी सीरीज में उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो मिडिल में कौन से प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, तो जैसे कि हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, लीड, कॉपर, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो और ये जो मेनली जो होते हैं अपने सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के रूप में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो ये आसानी होती है कि कोई भी अगर मेटल अपने ऑक्साइड के रूप में यानी ऑक्सीजन के कंबाइन स्टेट में है तो हम उससे ऑक्सीजन को जो है रिमूव करके उससे जो है यानी उसके रिडक्शन से हम मेटल को ईजिली उससे प्राप्त कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर प्रियर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी अगर वो मेटल ऑक्साइड के रूप में रहता है तो हम उसको रिडक्शन करके जो है हम मेटल उससे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फाइड के रूप में या मेटल कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या है हमें उसे मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से फर्दर हमें उसको ऑक्सीडेशन से जो है उसके रिडक्शन से हम जो है मेटल को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो सल्फाइड ओर को जो है उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं
ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग जो मैंने अभी ऊपर बताया कि एयर के प्रेजेंस में हीट करने का जो प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस को, उसे हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो कार्बोनेट और प्रेजेंट होते हैं किसी भी मेटल का, जो कार्बोनेट और होता है उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हम उसे हम एयर के एब्सेंस में जो है, मतलब एयर के एब्सेंस कह सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में एयर के लिमिटेड क्वांटिटी में हम कह सकते हैं कि उसको हीट करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम कैल्सिनेशन निस्तापन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रोस्टिंग का सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक सल्फाइड, इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके जो है हम जिंक ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। और फिर जो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन से जो हम जिंक को प्राप्त कर लेते हैं। और वैसे ही जो हमारा जिंक कार्बोनेट है, तो यहाँ पर कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एयर इसको नहीं दिया गया है, तो ये इसे हम हीट करके जो है यहाँ पर भी हम जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हमें ये मिल रहा है। और फिर वैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को जो है जिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके रिडक्शन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बिसाइड्स यूजिंग कार्बन कोक रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट इट कैन ऑल्सो बी, यानी उसका हम रिडक्शन ना करने की जगह कभी कभी जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ करके जो है हम प्योर मेटल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कि हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसका स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी जो है वो भी उस टाइम भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी जो है हम प्योर मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया, तो इसे जो है एल्युमिनियम पाउडर के, जब हम इसे एल्युमिनियम पाउडर के साथ जो है हीट करते हैं दोनों को मिलाकर, तो क्या रिएक्शन टेक प्लेस होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यहाँ पर 3MnO2 है, ये जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करने पर, मतलब जो हीट करने पर जो है मैग्नीशियम मिलता है हमें और एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें बहुत ही एक्सट्रीमली अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होता है। तो चूँकि ये एक्सोथर्मिक होता है, तो और इससे जो हीट इवॉल्व होता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इवॉल्व होता है, तो इसे क्या हम करते हैं, जो हीट इवॉल्व होता है ये जो इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि ये मेटल को जो है उसके मोल्टेन स्टेट में लाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये जो आयरन और एल्युमिनियम का जो ये रिएक्शन है, इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जो है हम जब कभी रेलवे की पटरियाँ जो है वो टूट जाती हैं या घिसक जाती हैं, तो उन्हें जो हम सही करने के लिए इसी रिएक्शन का जो है यूज़ करते हैं। ये जो आयरन और एल्युमिनियम के बीच का रिएक्शन है इसे हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज थर्मिट रिएक्शन। तो अगर हम एग्जाम में थर्मिट रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए आ जाए तो हम लिख देंगे Fe2O3 प्लस 2Al प्रोड्यूसेस 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ठीक है ना। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा थर्मिट प्रोसेस की मदद से जो है ये रेलवे ट्रैक को ये क्लेवर जो है ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वैसे मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप मोस्ट होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो चूँकि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक्टिविटी सीरीज़ के जो अपर मोस्ट मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसे जो हम हीट करके जो है हम उससे जो है दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग, मतलब हीट करके ना उसे हम कार्बन से हीट करके जो है हम उससे मेटल्स को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा दिया हुआ है कि कार्बन जो है वो कार्बन जो है हमारा वो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटल्स है वो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कार्बन से ज़्यादा उन्हें ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होती है, उसकी उन्हें ज़रूरत होती है, उसके लिए उनकी चाह होती है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके जो है इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के द्वारा जो है, मतलब जो सोडियम मैग्नीशियम है इनके कंपाउंड से जो हम उनके कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा जो है इनसे हम प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है इन्हें हम इनके मोल्टेन क्लोराइड्स का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हम प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं हमारे वो कैथोड पर आके डिपोजिट हो जाते हैं, और जो हमारे जैसे कि जो अपोजिट चार्जेस होंगे वही तो अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जो मेटल्स होता है हमारे मेटल्स जो है जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए जो है जो मेटल्स है वो हमारे कैथोड पर जाके डिपोजिट हो जाता है। और जैसे कि क्लोरीन हो गया हमारा यहाँ पे, तो क्लोरीन जो है उस पर निगेटिव चार्ज का और एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों अपोजिट होने का अट्रैक्ट करते हैं, तो क्लोरीन हमारा एनोड पर जाके डिपोजिट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कैथोड पर जो है हमारा सोडियम जाके डिपोजिट हो रहा है और एनोड पर हमारा क्लोरीन जाके डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को भी जो है हम उसके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं।
अब यहाँ पे जो है मेटल्स का उत्कर्षण हमने तो कर लिया, उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब मेटल जो है अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते तो उनका रिफाइनिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, उनका प्योरिफिकेशन। तो अब मेटल्स के रिफाइनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही प्योर नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो है इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि जो है प्योर मेटल्स को प्योर करने के लिए उनका रिमूवल जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं मेनली जो होता है उनके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा जो है उनसे प्योर मेटल का जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेटल जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, जिंक हो गया और टीन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइटिकली मतलब इनके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इनसे जो हम प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है हमारा वो हमारे एनोड पर चला जाता है। एनोड पर हमारे प्योर मेटल एक स्ट्रिप के रूप में जो है डिपॉजिट हो जाता है। और सॉरी यहाँ पर देखिएगा, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यानी मेटल का जो प्योर मेटल का जो एक स्ट्रिप के रूप में डिपॉजिट हो जाता है हमारे कैथोड पर, ठीक है, और जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका जो अपैरेटस है यहाँ पे कि मतलब इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का कैसे ये प्रोसेस किया जाता है, इसका अपैरेटस यानी इसका डायग्राम जो है ये फिगर 3.12 में दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहाँ पर, और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके क्या किया जा रहा है, जो इम्प्योर कॉपर होगा हमारा वो यहाँ पे एनोड पर आके डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड पर हमारा प्योर कॉपर आके डिपॉजिट हो जाएगा स्ट्रिप के रूप में, ठीक है। और फिर जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो है मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो हमारा प्योर कॉपर है वो हमारे कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्योर मेटल होता है हमारा जब वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर जो होता है द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गोइंग टू द सॉल्यूशन, और वैसे इम्प्योरिटीज जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं तो उस सॉल्यूशन में वो उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और जबकि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो उस बीकर में जो है वो तली में उसके जम जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं प्रेसिपिटेट के रूप में, ठीक है। और इसे जो है हम मतलब जो एनोड के नीचे जो मेनली इकट्ठा होती हैं तो इन्हें हम जो है एनोड मड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनोड के नीचे जो है डिपॉजिट होती हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन यानी संक्षारण, ठीक है। तो इसे चैप्टर 1 में भी हम कोरोजन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं हमारे वो ब्लैक कलर के क्यों हो जाते हैं। टाइम के साथ अगर उन्हें हम एयर के कांटेक्ट में छोड़ दें तो उन पर जो है एक ब्लैक कलर की जो है उस पर एक लेयर कोटिंग उस पर चढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन करके जो है सिल्वर सल्फाइड की लेयर जो है अपने ऊपर चढ़ा लेता है, जिससे कि ये ब्लैक कलर का हो जाता है, वो अपने नेचुरल कलर को सिल्वर कलर को छोड़ देता है, ठीक है। या जो कॉपर हो गया हमारा, तो कॉपर जो है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी नमयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके जो है धीरे धीरे रिएक्शन करके जो है खुद पर जो है एक ब्राउन कलर का ब्राउनिश सरफेस जो है खुद पर जो इसका ब्राउनिश सरफेस जो होता है, शाइनी ब्राउन सरफेस जो होता है कॉपर का पहले से ही, उसको ये रिमूव करके जो है इस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग को है जो है जनरेट कर लेता है। और ये जो ग्रीन कलर का कोटिंग होता है वो जनरली जो क्या होता है हमारा कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर आयरन का बताया हुआ हमारे यहाँ पे कि आयरन जो होता है वो मॉइस्ट एयर से यानी नमयुक्त एयर से जो है रिएक्शन करके उस पर एक कोटिंग आ जाती है, ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है उस पर, जिसे कि हम रस्ट बोलते हैं। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो आयरन का कोरोजन होता है उसे हम रस्ट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है हमारी ये कोरोजन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, मेनली टेस्ट ट्यूब A, B, C, उन्हें लेबल नाम कर दे देना है, ठीक है। और इन तीनों में जो है हमें आयरन नेल्स रखने हैं, ठीक है। और अब तीनों इनमें डिफरेंस क्या है हमारा, सिमिलरिटी तो ये हो गई कि तीनों में हमें आयरन नेल्स रखना है। अब डिफरेंस हमें देख लेते हैं कि A, B, C के रूप में हम उससे लेबल कर देंगे, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब A होगा हमारा, उसमें क्या हम कुछ वाटर को डालेंगे, ठीक है, और उसे हम कॉर्क लगाकर बंद कर देंगे। मतलब टेस्ट ट्यूब A में हमने नेल रखा हुआ था, लोहे की कील रखी हुई थी, फिर हम उसमें वाटर डाल के जो है कॉर्क लगाकर बंद कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा टेस्ट ट्यूब B है हमारा, उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे टेस्ट ट्यूब B में, और उसके बाद से जो हम उस पर लगभग 1 मिलीलीटर ऑयल उसमें भी डाल देंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल है ये हमारा टेस्ट ट्यूब B में,
और फिर उसे हम कॉर्क लगाकर बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऑयल जो होगा हमारा, ऑयल क्यों हम यहाँ पे डालें कि ऑयल जो होता है हमारा ये वाटर से उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए जो ये वाटर में फ्लोट करेगा और एयर को जो है इस आयरन नेल के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, ठीक है। उसको प्रिवेंट कर देगा एयर के मूवमेंट को वाटर में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल डाला है, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा टेस्ट ट्यूब सी है हमारा, उसमें जो हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है, मतलब एकदम सूखा जो हमें उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी में। और उससे फिर हमें कॉर्क लाकर बंद कर देना है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है हमारा, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में कोई भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसे हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो उसे ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। मतलब ये एकदम ड्राई रहेगा। उसके बाद से कुछ दिनों के लिए हमें उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद से हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो आयरन नेल्स हैं वो टेस्ट ट्यूब ए में जो है उनमें रस्ट लग चुका होगा, मतलब उसमें जंग लग चुका होगा। लेकिन वहीं जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी और सी है उसमें जो आयरन की कील है उसमें जंग जो उसमें लोहे की कील है उसमें जंग नहीं लगा होगा, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होता है हमारा, टेस्ट ट्यूब ए में चूंकि हमने वाटर डाला था उसमें और एयर को भी वहाँ पे रोकने का कोई खास वहाँ पे इंतजाम नहीं था, तो टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारा कील है वो एयर और वाटर जो है एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए जो है उस पर ईजिली रस्ट लग गया है कुछ दिनों में। जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है हमारा, उसमें जो है हमने उसमें वाटर के ऊपर जो है तेल डाल दिया था, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आया। और जो टेस्ट ट्यूब सी था हमारा, उसमें तो हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला था, जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट था उसको भी ऑब्जर्व कर लिया था, तो वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में, मतलब वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ें होती हैं, जो कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो कि रस्टिंग के लिए जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो एयर और वाटर होता है वही जो है रस्टिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर, इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की एक्टिविटी है, तो ये ऐसी एक्टिविटी थी जिससे द्वारा हम उन कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जिन कंडीशंस में जो है हमारे मेटल जो है वो रस्ट, आयरन जो है हमारा वो रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारा मेटल आयरन है वो एयर और वाटर दोनों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी हमारा वो सिर्फ हमारे जो है वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। टेस्ट ट्यूब सी जो हमारा है वो सिर्फ ड्राई एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन से हम कैसे किसी भी मेटल को जो है बचा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक कोरोजन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिससे हमें लॉस ही होता है, तो हम इसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयरन की रस्टिंग को हम रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उनमें से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, यानी पेंट करके या उस पर ऑयल की सरफेस लगा के, उस पर ग्रीज लगा के, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर में, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग के द्वारा या एनोडाइजिंग के द्वारा या एलॉयज बनाकर, एलॉयज यानी दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर बनाकर या एक मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर बनाकर जो है उसे हम एलॉयज बोलते हैं। तो इन सारे प्रोसेस के द्वारा जो हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है हमारा, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जो है हम स्टील या आयरन के जो सबस्टेंसेज होते हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए हम उस पर एक जिंक की पतली लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो और जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल होते हैं वो रस्टिंग से बच जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लोहे की कील है हमारी, तो इस पर जो हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं पतली, और मान लीजिए कहीं से अगर ये जिंक की लेयर यहाँ से मान लीजिए टूट भी गई तभी भी जो है वो रस्टिंग से प्रिवेंट होगा। तो इसका रीज़न आपको ढूंढना है, ठीक है। तो मतलब जिंक की पतली लेयर चढ़ा के किसी भी आयरन के या स्टील के सबस्टेंस को जो है उसे रस्ट से बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे ही हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसे गैल्वेनीकरण ही बोलते हैं, ठीक है। एलॉइंग जो होता है वो भी हमारा एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने का, उसे रस्टिंग से, उसके कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ बाय दिस मेथड, यानी हम इस मेथड से जो है हम कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हमें मिलती हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल के दिया हुआ है कि आयरन जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाने वाला एक मेटल है, ठीक है। लेकिन कभी भी जो है आयरन जो है उसे हम प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर स्टेट में जो हमारा आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उससे जो हम कोई भी हम जो है इक्विपमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आयरन होता है हमारा उसे हम जो है स्मॉल अमाउंट में कार्बन के साथ जो है उसे मिक्स कर देते हैं ताकि वो हार्ड बन जाए, ठीक है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और उसे हम कभी निकल और क्रोमियम के साथ भी मिक्स करके जो है उससे स्टेनलेस स्टील का जो है फॉर्मेशन करते हैं,
बहुत ही हार्ड होता है, और वो स्टेनलेस जो स्टील होता है हमारा वो रस्ट फ्री होता है, मतलब उस पर रस्ट भी ईजिली नहीं लगता, ठीक है। मतलब अगर आयरन को हम किसी दूसरे कुछ सब्सटेंसेस के साथ मिला दे तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट यानी जो प्रॉपर्टी, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है अगर हम किसी दूसरे उसे मेटल या नॉन मेटल से मिक्स करके जो है उसका एलॉय का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। तो जो एलॉय है हमारा वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेटल और मेटल में के बीच ही बनेगा, ठीक है। वो मेटल और नॉन मेटल के बीच भी जो है एलॉय का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो एलॉय क्या हमारा, तो एलॉय जो हमारा जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी एक समांगी मिश्रण है जो कि दो या दो से अधिक मेटल्स या मेटल या नॉन मेटल का जो है वो मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है कोई भी एलॉय, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी मेटल है मतलब जिसका हमें एलॉय बनाना है उसे हम मेल्ट करते हैं, और जो दूसरा मेटल है जिसे हमें मिक्स करना है उसको भी जो हम मेल्ट करते हैं। दोनों जब उसके मोल्टेन स्टेट में आ जाते हैं तो दोनों को हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करके फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पर कूल करके जो है हम नया मेटल जो जो डिजायर्ड हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं वैसा मेटल जो हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट हमें बताया हुआ है कि जो प्योर गोल्ड जो होता है हमारा वो 24 कैरेट का सोना जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिससे कि हम ज्वेलरी और ये जो ज्वेलरी जो गहने वगैरह होते हैं उनसे हमारा आसानी से नहीं बना सकते, वो हम बना ही नहीं सकते, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे हम क्या करते हैं कि जो हमारा गोल्ड होता है उसे हम सिल्वर या कॉपर की मदद से उससे उसका जो है एलॉय बनाते हैं, मतलब गोल्ड में हम सिल्वर या कॉपर को जो है मिक्स करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, ठीक है। जनरली जो भारत में जो है, भारत में सामान्यतः जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। मतलब हम जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं उसमें जो है 22 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ऑर्नामेंट्स में। 22 कैरेट्स का मतलब ये हुआ कि 22 पार्ट जो है मतलब जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं उसका 22 भाग जो है वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है, जबकि जो 2 पार्ट्स हैं वो या तो कॉपर का या सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। या किस और यहाँ पे एक और नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ है कि हमारा कि अगर किसी भी एलॉय में अगर कोई भी एक मेटल मरकरी है और दूसरा मेटल कोई भी है तो जो एलॉय हमारा बनेगा उसे हम अमलगम बोलेंगे, ठीक है। यानी वैसा एलॉय जो कि एक मरकरी और एक दूसरे मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है उसे हम अमलगम बोलेंगे, ठीक है, उसे हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो किसी भी एलॉय की वो उसके प्योर मेटल से कम होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रास हो गया हमारा, ब्रास जो कि हमारा एक कॉपर का एलॉय है, एक मिनट, फॉर एग्जांपल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का एक मिश्रण से जो हमारा ब्रास बनता है। और ब्रॉन्ज हमारा जो हो गया एक एलॉय है, वो भी जो ब्रॉन्ज हमारा एक एलॉय है जो कि कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो ये जो है गुड कंडक्टर्स नहीं है, जबकि जो हमारा कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने में जो बहुत ही जनरली यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सोल्डर जो हो गया हमारा, सोल्डिंग करते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग कभी भी अगर इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर गए होंगे तो वो वायर्स को जो है अटैच करने के लिए सोल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सोल्डर जो है हमारा वो भी एक एलॉय है जो कि लीड और टीन के मिश्रण से बना हुआ है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसे हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सोल्डर जो होता है हमारा उसका तो जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो हमारा लीड और टीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट हमें बताया हुआ है कि द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, यानी हमारी जो प्राचीन भारत की प्राचीन जो मेटलर्जी है यानी जो उसकी धातु से संबंधित जो है उसका जो है एक आश्चर्य भरा यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा आयरन पिलर होता है, मतलब जो हमारा आयरन पिलर है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर, इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि लगभग 1600 साल पहले जो कि है भारत के कारीगरों द्वारा जो है वो बनाया गया था। तो जो भारत के जो कारीगर थे, वो जो वर्कर्स थे, उनके द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया डेवलप की गई थी जिसके द्वारा उन्होंने जो है आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट किया हुआ था। जैसे कि उन्होंने जो आयरन पिलर बनाया था उस पर उन्होंने उस प्रोसेस को अप्लाई किया था, जिससे कि जो आयरन पिलर है हमारा वो रस्ट रेजिस्टेंस है, यानी वो जंग प्रतिरोधक है, ठीक है, उस पर जंग नहीं लगा हुआ है आज तक, ठीक है। और बहुत ही दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट द्वारा जो है वो आए और इस प्रोसेस को इन्होंने इस विधि को जानने की कोशिश की कि किस तरह से किस विधि को जो है वो इंडियन के वर्कर्स ने यूज़ किया था कि जो आयरन पिलर है हमारा जो कि 1600 साल से जो है वो एयर और बारिश धूप सबके, बारिश कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सबके जो कांटेक्ट में है ये हमारा आयरन पिलर, लेकिन फिर भी उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। जो कि हमारा जो आयरन पिलर है वो लगभग 6000 किलो का है और वो 6000 किलो यानी 6 टन का है और ये 8 मीटर हाई है हमारा आयरन पिलर। तो इसमें जंग न लगने का कारण जानने की बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन वे आज तक इसका कारण पता नहीं लगा पाए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर की शॉर्ट समरी दी हुई है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा तो इसे आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ पे जो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें आप कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।